स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की भूमिका। पौधों के अंदर जो अनिवार्य तत्वों के क्या कार्य है, अनिवार्य तत्वों का क्या महत्व है, इन सब का हमने अध्ययन किया था। और हमने ये भी देखा था कि पौधों के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो क्यों आवश्यक हैं, पौधों को उनसे क्या लाभ होते हैं। हमने अध्ययन किया था कि पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है, लेकिन इन 60 में से 17 तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है। वो 17 तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये जो 17 तत्व हैं वो पौधों के लिए अनिवार्य तत्व हैं। इन 17 तत्वों को दो भागों में बांटा गया। 9 तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता होती है, ये जो 9 तत्व हैं इनको दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। इन 9 तत्वों को दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 9 तत्व ऐसे हैं जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, जिन्हें दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। और इनकी जो पौधे की मात्रा होती है वो पौधे के शुष्क भाग के अनुसार होती है। और पौधे के शुष्क भाग में इनकी जो मात्रा होती है 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है। जो 8 तत्व हैं आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, इन 8 तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। पौधों के लिए अनिवार्य तत्व 17 हैं। इन 17 तत्वों को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्वों की संख्या 9 है और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की संख्या 8 है। इनकी जो मात्रा होती है पौधे के शुष्क भाग में वो होती है 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है। तो इस प्रकार से पादपों के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। इन तत्वों की पौधों में क्यों आवश्यकता होती है, पौधों के लिए ये क्या कार्य करते हैं, पौधों में इनकी क्या भूमिका होती है। जब इन तत्वों की न्यूनता हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पौधों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इन सब का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे कि जो पौधे होते हैं खनिज लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं। जो तत्व हैं दीर्घ मात्रिक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, तो पौधे इन तत्वों का किस प्रकार से अवशोषण करते हैं, अवशोषण करने की क्रिया विधि क्या होती है, उसका अध्ययन करेंगे। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि है उसको दो भागों में बांटा गया है।
पादपों में खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों का अवशोषण होता है वह जल के साथ होता है। जब पौधे मृदा में से जल अवशोषण करते हैं तो उसी समय जो खनिज तत्व होते हैं वो मृदा के अंदर जल के साथ विलयन बनाते हैं और जल के साथ खनिज तत्वों का भी अवशोषण होता रहता है। खनिज तत्वों का जो अवशोषण का कार्य है वो जड़ का सबसे अधिक करने वाला भाग विभज्योतकी क्षेत्र है और दीर्घीकरण क्षेत्र है। दीर्घीकरण क्षेत्र जड़ का और विभज्योतकी क्षेत्र उनके द्वारा खनिज तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण होता है। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों की अवशोषण की क्रियाविधि है उसको दो भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण के अंदर जो पौधे होते हैं, पौधे की जो कोशिका होती है वह बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, बिना एटीपी के अणु खर्च किए हुए तत्वों को, खनिज आयनों को अवशोषित करती रहती है। और जो सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि होती है उसके अंदर जो पादपों की जो कोशिका होती है वह एटीपी के रूप में ऊर्जा व्यय करके खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर जो अवशोषण की क्रियाविधि है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली विधि है इसके अंदर सक्रिय अवशोषण और दूसरी विधि है इसके अंदर निष्क्रिय अवशोषण। पौधों के अंदर सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, इसे दो भागों में बांटा गया, निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा भाग है सक्रिय अवशोषण। खनिज तत्वों की जो निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि है इसके अंदर जो पौधे की कोशिका होती है वह बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, बिना एटीपी का उपयोग किए हुए खनिज तत्वों को अवशोषित करती है। सक्रिय अवशोषण के अंदर जो पादपों की कोशिकाएं होती हैं वो ऊर्जा व्यय करके या एटीपी के अणुओं का उपयोग करके खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। सबसे पहले निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, बिना ऊर्जा के उपयोग के द्वारा ही, बिना ऊर्जा के उपयोग के द्वारा ही खनिज आयनों का अवशोषण होता रहता है, उसे निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के अंदर रखा गया है। निष्क्रिय जो अवशोषण की क्रियाविधि है इसको समझने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों में तीन सिद्धांत प्रमुख हैं। हम उन तीन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है सहती प्रवाह परिकल्पना। निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण के अंदर बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, बिना ऊर्जा खर्च किए हुए या बिना एटीपी का उपयोग किए हुए खनिज आयनों का अवशोषण होते रहना निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के लिए तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सहती प्रवाह परिकल्पना। परिकल्पना यह सिद्धांत हाइलवो ने प्रस्तुत किया था। सहती प्रवाह परिकल्पना है,
यह सिद्धांत हाइलॉन्ग ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, सहती प्रवाह परिकल्पना के अनुसार, जब पौधे वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का अवशोषण करते हैं, उसी समय जल के मात्रात्मक भार के साथ साथ या जल के साथ साथ खनिज आयनों का भी अवशोषण होता रहता है। मृदा के अंदर जो जलीय विलयन होता है, जल होता है, इस जलीय विलयन के अंदर इस जलीय विलयन के अंदर खनिज आयन भी घुले हुए होते हैं। जब पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधों से जब जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो उस समय वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे की पत्तियों से लेकर जड़ों तक एक खिंचाव उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। उस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जब जल का अवशोषण होता है, तो उस जल के अवशोषण के साथ साथ उसके अंदर खनिज आयन भी घुले हुए होते हैं, तो उस समय खनिज आयनों का भी अवशोषण सतत रूप से होता रहता है। सहती प्रवाह परिकल्पना के अनुसार जब पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो उस समय वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों से लेकर जड़ों तक एक खिंचाव उत्पन्न होता है। उस खिंचाव के कारण जब जल अवशोषण होता है, तो उस जलीय विलयन के अंदर जो खनिज आयन घुले हुए होते हैं, वो भी जल के साथ अवशोषित होते रहते हैं सतत रूप से। इसे ही सहती प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। तो इस प्रकार से इस परिकल्पना के अनुसार वाष्पोत्सर्जन के कारण जब जल अवशोषण होता है, तो उस जल के साथ साथ खनिज आयन भी अवशोषित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के कारण खनिज आयनों का अवशोषण होता है। दूसरा सिद्धांत दिया गया था आयन विनिमय परिकल्पना। आयन विनिमय परिकल्पना दूसरा सिद्धांत है आयन विनिमय परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार आयन विनिमय, खनिज तत्व दो आयनों के रूप में पाए जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। खनिज तत्व दो आयनों के रूप में पाए जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इस परिकल्पना के अनुसार पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो दोनों प्रकार के आयनों के लिए पारगम्य होती हैं। जब कोशिका, जो जड़ों की कोशिकाएं होती हैं, जब धन आयन को अवशोषित करती हैं, तो उतने ही आयन बाहर भी निकल सकते हैं। धन आयन का धन आयन के साथ विनिमय होता है और ऋण आयन का ऋण आयन के साथ विनिमय होता है। जैसे कि ये जड़ है, जड़ों की कोशिकाएं हैं। अब जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर है, मृदा की विलयन में मान लो कि यहाँ पर धन आयन है 10। जैसे धन आयन कोशिका के अंदर आ गए 10, तो 10 आने के बाद में इस विलयन के अंदर इतने ही धन आयन दूसरी जगह से आ जाएंगे। तो धन आयन का धन आयन के साथ और ऋण आयन का ऋण आयन के साथ विनिमय होता है। तो इस प्रकार से आयन विनिमय परिकल्पना के अनुसार पौधे आयनों को अवशोषित करते रहते हैं। तीसरा सिद्धांत है डोनन साम्यावस्था परिकल्पना।
तीसरा सिद्धांत है डोनन साम्यावस्था परिकल्पना। यह जो सिद्धांत है डोनन साम्यावस्था परिकल्पना, यह सिद्धांत डोनन ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत डोनन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जड़ों की कोशिकाएं जितने धन आयन अवशोषित करती हैं तो उतने ही ऋण आयन बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आयन होते हैं उनका संतुलन बना रहता है। इसे ही डोनन साम्यावस्था परिकल्पना कहते हैं। इस सिद्धांत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह जो सिद्धांत है कोशिका प्रवणता सांद्रता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करता है। शहद की प्रवाह परिकल्पना के अंदर जो आयन होते हैं, खनिज आयन होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है वह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता रहता है। आयन विनिमय परिकल्पना के अंदर धन आयन का धन आयन के साथ और ऋण आयन का ऋण आयन के साथ विनिमय होता रहता है। डोनन साम्यावस्था परिकल्पना के अंदर कोशिका के अंदर जितने धन आयन प्रवेश करते हैं तो उतने ही ऋण आयन बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर आयनों का संतुलन बना रहता है। इसे ही डोनन साम्यावस्था परिकल्पना कहते हैं। यह इस परिकल्पना का इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि यह परिकल्पना है वह कोशिका प्रवणता सांद्रता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया विधि है उसको समझाया गया है। इन तीनों सिद्धांतों के अंदर कहीं पर भी एटीपी का उपयोग नहीं होता है। एटीपी का अर्थ है बिना ऊर्जा का उपयोग किए हुए खनिज आयनों का अवशोषण करना। तो इन तीनों सिद्धांतों के अंदर यही बताया गया है कि इनमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है और जो तत्व है आयन है उनका अवशोषण होता रहता है। शहद की प्रवाह परिकल्पना है, यह वाष्पोत्सर्जन के ऊपर आधारित है। आयन विनिमय, इसमें धन आयन का धन आयन के साथ और ऋण आयन का ऋण आयन के साथ विनिमय होता रहता है। डोनन साम्यावस्था के अनुसार जितने धन आयन प्रवेश करते हैं उतने ऋण आयन बाहर निकलते हैं, जिससे आयनों का संतुलन बना रहता है। पादपों में खनिज तत्वों की जो अवशोषण की क्रिया विधि थी उसको दो भागों में बांटा गया। निष्क्रिय अवशोषण जिसके अंदर हमने तीनों सिद्धांत देखे। अगला है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण के अंदर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, एटीपी के अणुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण खनिज आयनों का अवशोषण होता रहता है। दूसरा है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण के अंदर कोशिकाएं एटीपी का या ऊर्जा का उपयोग करके खनिज आयनों का अवशोषण करती रहती हैं। सक्रिय अवशोषण को भी समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें जो पहला सिद्धांत है वाहक संकल्पना। वाहक संकल्पना के अंदर जो वाहक होते हैं वो एटीपी का उपयोग करते हैं, सक्रिय होते हैं, आयनों के साथ घुल जाते हैं और आयनों को कोशिका में प्रवेश करवा के वापस निष्क्रिय हो जाते हैं। जो वाहक संकल्पना है वह संकल्पना वॉन डेन होनर्ट ने प्रस्तुत की थी।
सक्रिय अवशोषण की क्रिया को समझने के लिए पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, वाहक संकल्पना। वाहक संकल्पना है प्रस्तुतिकर्ता। वॉन डे हॉर्नट ने यह परिकल्पना दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार, वाहक संकल्पना के अनुसार, कोशिका या उत्तक का वह भाग जिसमें खनिज आयनों का अवशोषण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कोशिका या उत्तक का वह भाग जो आयनों का अवशोषण करता है, उस भाग को आंतरिक दीप्तिस्थान कहते हैं। आंतरिक दीप्तिस्थान कहते हैं। आंतरिक जो दीप्तिस्थान है और जो बाहर मर्दा के अंदर जो विलयन है, उस विलयन को बाह्य दीप्तिस्थान कहते हैं। कोशिका के जिस भाग में खनिज आयनों का अवशोषण होता है उसको आंतरिक दीप्तिस्थान कहते हैं, और बाहर जो विलयन होता है मर्दा के अंदर उसको बाह्य दीप्तिस्थान कहते हैं। आंतरिक दीप्तिस्थान और बाह्य दीप्तिस्थान के अंदर एक अवरोधक झिल्ली होती है जो कि खनिज आयनों के लिए अपारगम्य होती है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये जड़ है और ये मर्दा है। मर्दा के अंदर एक जलीय विलयन है जहां पर आयन घुले हुए हैं, जलीय विलयन। इस जलीय विलयन के अंदर आयन है और जड़ों की जो आंतरिक कोशिकाएं हैं जो जल अवशोषित करेंगी। जैसे हम समझने के लिए देख रहे हैं कि ये कोशिका जल अवशोषण करेगी, खनिज आयनों का अवशोषण करेगी, तो वह कोशिका का भाग जो अवशोषण करता है खनिज आयनों का, उसको आंतरिक, जैसे ये कोशिका खनिज आयनों का अवशोषण कर रही है तो इस कोशिका को आंतरिक दीप्तिस्थान कहेंगे, और जो बाहर जलीय विलयन होता है जिसमें आयन होते हैं उसे बाह्य दीप्तिस्थान कहते हैं। आंतरिक दीप्तिस्थान कोशिका और बाहरी दीप्तिस्थान बाह्य जलीय विलयन, इन दोनों के मध्य जो ये कोशिका दीप्ति होती है, इस कोशिका दीप्ति के अंदर से जो आयन होते हैं वो आ जा नहीं सकते। यह आयनों के लिए अपारगम्य होती है, अवरोधक होती है। तो इस अवरोधक झिल्ली को पार करने के लिए, जो वाहक होते हैं कोशिका के अंदर, वो वाहक एटीपी का उपयोग करके कोशिका में, जैसे वाहक है तो ये वाहक एटीपी लेगा कोशिका में से, एटीपी लेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा, और ये सक्रिय हो जाएगा, एटीपी का उपयोग करके ये सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होकर के यह बाहर आएगा, और बाहर बाह्य स्थान में से आयन को ग्रहण करके वापस कोशिका में जाकर के निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाहक संकल्पना दी गई है। वाहक संकल्पना के अनुसार जो वाहक होते हैं वो एटीपी का उपयोग करके सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद में जो ये वाहक होते हैं आयन के साथ मिलकर के सक्रिय वाहक आयन का सम्मिश्रण बनता है। सक्रिय वाहक जो आयन का सम्मिश्रण होता है यह वापस कोशिका में प्रवेश करके आंतरिक दीप्तिस्थान में प्रवेश करके आयन को पहुंचाता है। जैसे हम समझते हैं कि इस वाहक के अंदर ये वाहक आंतरिक स्थान में वाहक, ये वाहक यहां पर एटीपी का उपयोग करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का अणु ग्रहण करेगा। जैसे एटीपी के अणु ग्रहण करेगा ये वाहक,
तो ये सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय के वाहक बन जाएगा और एटीपी का जो अणु है इसको ऊर्जा दे करके एटीपी में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो सक्रिय वाहक यहां पर बनने के बाद में सक्रिय वाहक इस आंतरिक अवरोधक को पार करके बाहर आएगा, बाह्य स्थान में आएगा, जलीय विलयन में आ जाएगा। अब जो वाहक है जो सक्रिय हो गया यहाँ पर, अब ये बाहर आएगा सक्रिय होने के बाद में और जलीय विलयन में जो आयन है इनके साथ क्रिया करेगा। सक्रिय के वाहक प्लस आयन, सक्रिय यहां पर वाहक ने एटीपी का उपयोग किया, सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बाद में यह जलीय विलयन में आया और जलीय विलयन में आने के बाद में जो आयन है उनके साथ जुड़ जाएगा, आयन के साथ जुड़ेगा तो यह है सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्रण बन जाएगा। सक्रिय वाहक सम्मिश्रण बन जाएगा। अब जैसे ही वाहक यहां पर आएगा आयन से खुलेगा, आयन के साथ मिश्रण बनाएगा, तो ये जो सक्रिय के वाहक आयन सम्मिश्रण बना वापस ये आंतरिक दिक स्थान में आएगा, यहां पर वापस अब ये कोशिका में आ जाएगा। सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्रण ये कोशिका में आएगा। अब ये कोशिका में आने के बाद में जो सक्रिय वाहक आयन है यह जो आयन को अपने साथ लेके आया था, अब यह आयन को अलग कर देगा कोशिका में, आयन अलग हो जाएगा और जो वाहक है जो सक्रिय था वो निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय वाहक। तो इस प्रकार से आयनों का विनिमय होता रहेगा। यह जो निष्क्रिय वाहक हो जाएगा वापस यह एटीपी का उपयोग करेगा, सक्रिय होगा और इस प्रकार से आयनों का स्थानांतरण होता ही रहेगा। आंतरिक दिक स्थान में से बाह्य दिक स्थान के अंदर आयनों का स्थानांतरण होता रहेगा। वाहक संकल्पना वॉन डैन होनर ने प्रस्तुत की थी। इस संकल्पना के अनुसार कोशिका या ऊतक का वह भाग जो आयनों का अवशोषण कर, जैसे ये भाग आयनों को अवशोषित करता है तो इस भाग को आंतरिक दिक स्थान कहते हैं और बाहर जो मर्दा के अंदर जलीय विलयन होता है जिसमें आयन होते हैं उसे बाह्य दिक स्थान कहते हैं। आंतरिक दिक स्थान और बाह्य दिक स्थान के अंदर जो अवरोधक झिल्ली होती है इसको वाहक एटीपी का उपयोग करके पार करते हैं। जो वाहक होते हैं कोशिका में वो एटीपी का उपयोग करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के बाद में वो वाहक जलीय विलयन में आते हैं, आयन के साथ घुलते हैं और आयन को लेकर के वापस कोशिका में आकर के निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अगला सिद्धांत है सक्रिय अवशोषण की क्रिया विधि का आयन पंप या साइटोक्रोम संकल्पना। दूसरा सिद्धांत है आयन पंप या साइटोक्रोम परिकल्पना। आयन पंप या साइटोक्रोम जो परिकल्पना है वह परिकल्पना लुंडेगार्ट और ब्रस्टोम ने प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार जो कोशिका के अंदर ऋण आयन, जो बाहर ऋण आयन होते हैं बाह्य दिक स्थान के अंदर, वो ऋण आयन
कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर जो साइटोक्रोम होते हैं उन साइटोक्रोमों के द्वारा अवशोषित होते रहते हैं और कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं बाह्य सतह से आंतरिक सतह। लेकिन जो धन आयन होते हैं उनका जो प्रवाह होता है वह निष्क्रिय रूप से होता रहता है। आयन पंप या साइटोक्रोम परिकल्पना प्रस्तुत करता। यह जो परिकल्पना है वह परिकल्पना लुंडे गार्थ व ब्रसट्रॉम ने प्रस्तुत की थी। जैसे कि ये जड़ है, ये जड़ की आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह है, और ये जहां पर खनिज आयनों के बाहर की तरफ बाह्य सतह है। आंतरिक सतह और बाह्य सतह के मध्य ये अवरोधक है, अवरोधक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, अवरोधक झिल्ली। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोशिका के अंदर आंतरिक स्थान, बाह्य स्थान, ये बाह्य सतह है, बाह्य सतह है। बाह्य सतह जहां पर आयन होते हैं, मृदा के अंदर जहां पर आयन होते हैं वो बाह्य सतह है। बाह्य सतह है अवरोधक, जो आंतरिक सतह है और बाह्य सतह के बीच में पाई जाती है झिल्ली, कोशिका भित्ति, उसको अवरोधक झिल्ली या सतह है। फिर अवरोधक के अंदर की ओर है आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह है। बाह्य सतह के ऊपर जो ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन, ये ऋण आयन अवरोधक झिल्ली पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? अवरोधक झिल्ली पर। अवरोधक झिल्ली के ऊपर साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। जो ये साइटोक्रोम होते हैं, जो बाह्य सतह पर ऋण आयन आते हैं, ऋण आयन आ गए, ये अवरोधक झिल्ली है, इसके ऊपर साइटोक्रोम है, ऋण आयन बाह्य सतह से आ गए। तो इन बाह्य सतह पर आने के बाद में जो साइटोक्रोम होते हैं ये ऋण आयन को ग्रहण कर लेते हैं। साइटोक्रोम ऋण आयन को ग्रहण करेंगे और अंदर की ओर आंतरिक सतह में ऋण आयन को भेज देंगे। अवरोधक झिल्ली के ऊपर जो साइटोक्रोम होते हैं वो बाह्य सतह से ऋण आयन को आंतरिक सतह में भेज देते हैं। अवरोधक झिल्ली के ऊपर जो साइटोक्रोम होते हैं वो बाह्य सतह से जो ऋण आयन होते हैं वो ऋण आयन को आंतरिक सतह में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो धन आयन होते हैं, धन आयन, इन धन आयनों का जो प्रवाह होता है वह निष्क्रिय रूप से बाह्य सतह से, निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय विसरण के द्वारा बाह्य सतह से आंतरिक सतह में होता रहता है। बाह्य सतह जहां पर मृदा के अंदर मीडियम है, आयन है, आंतरिक सतह जहां पर जड़ों के अंदर आयन को जाना है। तो जो बाह्य सतह, बाह्य सतह से जो ऋण आयन है वो आंतरिक सतह में जो ऋण आयन है वो जो अवरोधक झिल्ली के ऊपर जो साइटोक्रोम होते हैं उनके द्वारा जा रहे हैं, और जो धन आयन है वो बाह्य सतह से आंतरिक सतह में निष्क्रिय रूप से विस्तृत हो रहे हैं। तो यह जो परिकल्पना है वह आयन पंप या साइटोक्रोम परिकल्पना कहलाती है, जिसको लुंडेगार्थ और ब्रसट्रॉम ने प्रस्तुत किया था। तीसरी परिकल्पना है वैद्युत रासायनिक प्रवणता परिकल्पना।
तीसरी परिकल्पना है वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। यह जो परिकल्पना थी वो पीटर माइकेल ने प्रस्तुत की थी। यह परिकल्पना पीटर माइकेल ने प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार जो आयन होते हैं उनका जो कोशिका के अंदर अवशोषण होता है वह वैद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार होता है। कोशिका के अंदर जो वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है उसके आधार पर कोशिका के अंदर आयनों का धन आयन को सतत रूप से अवशोषण होता रहता है, इन आयनों का भी। तो इसी आधार पर यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रकार से सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के लिए 3 संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। वाहक द्वैत साइटोक्रोम परिकल्पना और वैद्युत रासायनिक परिकल्पना। हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वर्मीकुल्लोपोनिक्स। वर्मीकुलाइट जो एक तरह से कृत्रिम मृदा होती है, वर्मीकुलाइट जो कृत्रिम मृदा होती है इसमें जो पौधे उगाने की विधि होती है उसको वर्मीकुल्लोपोनिक्स कहते हैं। और हमने एक परिभाषा और देखी थी हाइड्रोपोनिक्स। जो पोषक तत्वों का घोल होता है, पोषक घोल में पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और वर्मीकुलाइट जो कृत्रिम मृदा होती है उसमें पौधे उगाने की जो विधि होती है उसको वर्मीकुल्लोपोनिक्स कहते हैं। वर्मीकुलाइट एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। वर्मीकुलाइट को हमें 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करने पर जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को वर्मीकुलाइट कहते हैं और उसी को पौधे उगाने के काम में लिया जाता है। वर्मीकुलाइट के अंदर कुछ गुण होते हैं इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है वर्मीकुलाइट होता है हल्का होता है। दूसरा है यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। तीसरा है इसकी जो प्रकृति होती है वह बंध्य होती है जिसमें खरपतवार नहीं उग पाते हैं। यह इसकी संरचना ढीली होती है जिसमें जड़ों का विकास सही प्रकार से होता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसलिए वर्मीकुलाइट का उपयोग पौधे उगाने में किया जाता है। वर्मीकुलाइट जो कृत्रिम मृदा होती है इसमें जो पौधे उगाने की विधि होती है उसको वर्मीकुल्लोपोनिक्स कहते हैं। पोषक घोल में पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला जो चैप्टर है 9वां चैप्टर है जिसके अंदर एंजाइमों की क्रियाविधि पढ़ेंगे। एंजाइम की संरचना किस प्रकार से होती है, एंजाइम सक्रिय कब होते हैं, एंजाइम निष्क्रिय कब होते हैं, एंजाइमों को कितने भागों में बांटा गया है, एंजाइमों के कितने वर्ग बनाए गए हैं, एंजाइमों की क्रियाविधि के लिए क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। धन्यवाद।